देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर के बारे में। वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी लाई करती है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में। ठीक है जी। कारण क्या था? एनर्जी गैप का। एनर्जी गैप का कारण था कंडक्टर्स में तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप ही करे हुए थे, तो एनर्जी गैप कम, क्या बहुत कम। और इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते थे। बट सेमीकंडक्टर के अंदर क्या था, ये एनर्जी गैप लाई करता था इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो अदर अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इनको मिलेगी, जैसे कि थर्मल एनर्जी अगर अपन इनको दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर देते थे। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने सेमीकंडक्टर के दो टाइप भी पढ़ लिए थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटा जब आप लोगों को पता है टाइम 10:40 का है, फिर अब वो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कई बच्चे क्लास, बताओ। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या थी? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर थे। जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर थे उनको हम क्या बोलते थे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक क्या थे? डोपिंग के बाद बने हुए। कल के लेक्चर में मैंने सारा किया था ये। एक्सट्रिंसिक जो आफ्टर डोपिंग हमें मिलते थे। एक्सट्रिंसिक के भी आगे दो टाइप थे। अगर डोपिंग 30 ग्रुप से की जाए तो हमें पी टाइप मिलते थे, जहां मेजोरिटी कैरियर कौन होते थे? होल्स होते थे। मेजोरिटी किनकी होती थी? होल्स की होती थी। और अगर 15 ग्रुप की कर दे तो हमें क्या मिलते थे? एन टाइप मिलते थे। वहां मेजोरिटी कैरियर्स कौन होंगे? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि करंट कैरियर दो तरह के होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इन दोनों की मोशन के कारण ही हमारे पास क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आज का मेन टॉपिक रहेगा। इसको आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, दोबारा भी देख सकते हो। तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, एज वी नो दैट इन सेमीकंडक्टर द करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल करंट होगा बेटा, वो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन के कारण होगा। दोनों मूवमेंट का पॉजिटिव मूवमेंट। इसलिए अगर हम लोग अपनी नॉलेज के ऊपर जाए तो हमें पता है आई तो NeAVD होता है, जहां N नंबर डेंसिटी होते हैं, नंबर डेंसिटी होता है चार्ज कैरियर, करंट कैरियर, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। I इज इक्वल टू होल्स के लिए NH नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, प्लस में Ne इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसे लिख देंगे हियर NH क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, Ne क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, VDH क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, VDE क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे तो दोनों बराबर ही होंगे, तो जितने स्पीड से होल जा रहा होगा उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ होल्स है, चार्ज सेम होगा क्योंकि उसकी जगह पे ही वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो चार्ज तो सेम होगा, बट वेलोसिटी बेटा होल्स को रोकने वाले ज्यादा है कि कम है, इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले ज्यादा है कि कम है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी कम होगी। तो सीधी सी बात है कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। सर फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर की बता दो एक बार। फर्मी लेवल बेटा एनर्जी गैप को ही बोला जाता है। फर्मी लेवल जो एनर्जी गैप है उसकी जो वैल्यू है वो फर्मी में आती है। फर्मी मतलब 10 की पावर -15 के अंदर आती है। ठीक है, इसीलिए उसको फर्मी फर्मी एनर्जी गैप भी बोल देते हैं, एनर्जी गैप भी बोल देते हैं, फर्मी लेवल भी बोल देते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा होता है। फर्मी लेवल क्या है, वही एनर्जी गैप है। ठीक है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज आप बुक से याद कर सकते हो। कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, इंसुलेटर में फर्मी लेवल कितना होता है और सेमीकंडक्टर में कितना होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए 1.51 होता है। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू जो फर्मी में आती है इसलिए उसको क्या कर देते हैं, फर्मी लेवल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिनोट कर दी। ए और ई तो हमको पता है कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कर देता हूँ। आप लिखना चाहो तो इसको VH और VE भी लिख सकते हो, ज्यादा इतना लंबा चौड़ा ना लिखना चाहो तो VH और VE भी लिख सकते हो। ठीक है, डिनोट यहाँ से हिसाब से कर लेंगे। तो मैं I को क्या लिख सकता हूँ, EA अंदर बच गया NH VH और NE VE। ठीक है, यहां तक बात को कवर करके हम क्या कर देते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन ए। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। तो I क्या हो जाएगा, V बन जाएगा। और हमें R की वैल्यू क्या पता है, R फॉर रेजिस्टेंस रो L बाय। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। R की वैल्यू यहाँ पुट करें तो I कितना आ जाएगा, V बाय रो L बाय का है ऊपर। ठीक है, इस सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो इस तरह से बेटा देखिए हम क्या लिख सकते हैं, I बाय ए को क्या लिख सकते हैं, V बाय रो L। ठीक है, V बाय रो L E इज इक्वल टू -dV/dr पढ़ा हुआ आप लोगों ने। अगर हम पोटेंशियल को V लेकर चल रहे हैं और लेंथ ऑफ द कंडक्टर को L लेकर चल रहे हैं तो V तो EL हो गया। ठीक है, सारी बात तो लिख लेना। ठीक है, ये तो आ ही गया, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, आई क्या होता है, NEAVD होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख देना NH क्या है, VH क्या है, NE क्या है, VE क्या है, ये लिख लेना। और फ्रॉम ओम्स लॉ एंड एज यू नो दैट लिख दोगे, क्वेश्चन को एक दूसरे के अंदर पुट कर दोगे और सीरियल बाय जैसे करवाई जाता है आप लोगों को वैसे अरेंज कर लेना चीजों को। ठीक है, मैं सर समझा रहा हूँ आप लोग को कि चीजें यहाँ कैसे होगी। फिर V की वैल्यू पुट कर देते हैं, I बाय ए हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, V की वैल्यू क्या है, EL है, EL है, बाय में रो L ऑलरेडी पड़ा हुआ है, L सेल पड़ गया। यहां से हम देखें तो E बाय ए आ सकता है हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन ए को क्या लिख सकते हैं हम, I बाय ए इज इक्वल टू E NH VH NE VE। ठीक है,
और ई बाय ए की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, नहीं, आई बाय ए की वैल्यू पुट क्या कर सकते हैं, ई बाय रो, क्या आ जाएगा, ई एन ई वी ई एन एन एच वी एच एन एच वी एच एन ई वी, देख लो। करंट बेटा दोनों कारण होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण होल्स इधर जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहे होंगे, दोनों ही कैरियर्स होंगे इसके अंदर। NeAVD के अनुसार NHEAVH प्लस NeEAVE, क्योंकि आई क्या होता है NeAVD, तो NH क्या हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और VH अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले ली होल्स की, ऐसे ही Ne क्या हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और VE क्या ले लिया, वेलोसिटी ऑफ होल, ठीक है। स्मॉल बी लिख लेना इसको, क्योंकि वेलोसिटी है तो स्मॉल बी लिखना, आगे बी का एक यूज करोगे आप लोग, तो ए को कॉमन ले लिया, ई को कॉमन ले लिया, बाकी को हमने अंदर रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में से यहाँ बनाना चाहो तो आई बाय ए यहाँ भी बना सकती है वाले स्टेप को, उसको इक्वेशन ए नाम दे देना, ठीक है। नेक्स्ट इसको इक्वेशन ए नाम दे देना। आई क्या होता है, वी बाय आर, फॉर्मूला कहता है, आर की वैल्यू रो एल बाय ए, सेकंड यूनिट में क्या हो तुम लोगों ने, डिवाइड में कर दो, बाय का ए ऊपर लेके ए को वापस नीचे ले आए, आई बाय ए वी रो एल, वी को भी कैसे खत्म करने की कोशिश करो, E is equal to minus dV upon dr होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। हमारे पास पूरा पोटेंशियल V है, लेफ्ट L है, तो L को ऊपर ले गए, EL आ गया, EL पुट कर दिया, L से L कट गया, बचा क्या, E बाय रो I बाय A के बराबर आ गया, तो I बाय A ये रहा, यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास टोटल बात ये बच गई। यहाँ तक का समझ में आ गया तो एक बार बताओ पहले फटाफट, फिर आगे चलते हैं। रिपीट करना तो एक बार रिपीट कर दूंगा, जल्दी बोलो स्पीड के साथ। किसी को दिक्कत है तो वो बता दो पहले, समझ आ गया अभी, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। तो आज कुल मिला के हमारे पास बात कहां तक पहुंच गई है, आज पहुंच गई है E बाय रो इज इक्वल टू E NH VH NE VE, यहां पहुंच गया, ठीक है। ये रो और रो को डिस्ट्रीब्यूट, ई भी अगर खत्म कर दे तो रो का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हमने बताया कि म्यू कैसा, मोबिलिटी, सेकंड यूनिट जिनको ध्यान है, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा क्या आ जाएगा, म्यू इनटू में ई, और हमारे पास अगर होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखना चाहे तो म्यू एच ई, इनके सब्ट्रैक्शन लेके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और वी हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू ई और ई, हम पुट कर सकते हैं, हमारी वैल्यू के अंदर पुट कर देते हैं, ई बाय रो इज इक्वल टू ई एन एच, वी एच क्या देगा, म्यू एच ई, एन ई वी क्या देगा, म्यू ई और कैपिटल ई, कॉमन ले लो ई को, ई बाय रो ई मतलब स्मॉल ई और कैपिटल ई, एन एच म्यू एच एन ई म्यू ई, ई से ही कैंसिल आउट, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था रेजिस्टिविटी आ गया, 1 बाय रेजिस्टिविटी आया, ठीक है। 1 बाय रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, इसको तो उल्टा कर देते रेजिस्टिविटी आ जाएगी, और कंडक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक आ गया समझ, बोलो फटाफट स्पीड से, कुछ नहीं किया, वो वैल्यू थी हमारे पास, म्यू क्या होता है, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऊपर लेके तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, म्यू ई, तो इस तरह से होल्स की क्या आएगी, म्यू एच ई, और इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, म्यू ई ई, वैल्यू को पुट कर दिया, ई को ले लिया, काट दिया, सिंपल। 1 बाय रो क्या होता है, 1 बाय रो
सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कितनी है? ई एन एच म्यू एच एन यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का। ठीक है, चलो यहाँ तक का नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, जैसे भी आपको सही लगे। अब हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। मेटल कंडक्टर के अंदर हम लोग को पता है टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? कारण क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वो नंबर डेंसिटी और टाउ पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे आती है? नंबर डेंसिटी और टाउ पे। ठीक, तो क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी इंक्रीज होती थी और टाउ डिक्रीज होता था। बट डिक्रीज इन टाउ को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते थे और इसके कारण रेजिस्टिविटी का बढ़ जाती है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो आ भी जाए ना, 1/ρ क्या है हमारे पास? 1/ρ। अगर देखा जाए तो 1/ρ ऊपर क्या था? ई एन ई वी एच एन एच एन एन ई वी ई एन एच वी एच। वी को अगर खोलोगे, अगर ई बाई एम ई इज टू टाउ एवरेज, एन ई बाई एम एच टाउ एवरेज। ठीक है, तो बाकी सारे कांस्टेंट है, ई एम ई एन ई और टाउ, एन एच और टाउ। मतलब 1/ρ यहाँ पर भी नंबर डेंसिटी और टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी को देखेंगे, रेजिस्टिविटी सीधा इसमें तो एन और टाउ से। ठीक है, कंडक्टर्स में भी यही बात होती थी, पर कंडक्टर्स में नंबर डेंसिटी बढ़ जाती थी क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल एनर्जी के कारण तेजी से वाइब्रेट होने लग जाएंगे। जितने भी करंट कैरियर थे तेजी से वाइब्रेट होंगे तो सारे एक दूसरे से तेजी से कोलाइड भी करना शुरू कर देंगे और एक जगह पे ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और नंबर डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। नंबर डेंसिटी क्या थी? नंबर ऑफ करंट कैरियर पर इंटू वॉल्यूम, पर इंटू वॉल्यूम में ज्यादा हो जाएंगे। पर टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि दो सक्सेसिव क्लोजर के बीच का समय क्या हो जाएगा? वो घट जाता था, घट गया। इसका बढ़ना, इसके घटने से कम इफेक्टिव होता था और हम कहते थे कि ओवरऑल टाउ घट जाएगा जिससे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वहां रेजिस्टिविटी क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। तो सर सेम बात यहाँ पर भी लगती है, ये बढ़ेगा ये घटेगा तो इसको बढ़ना चाहिए, पर नहीं। यहाँ हमें जरूरत है रेजिस्टिविटी के लिए या कंडक्टिविटी के लिए नंबर डेंसिटी की। नंबर डेंसिटी बढ़ेगा अभी तो सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी की तरफ जाएंगे। नंबर डेंसिटी का बढ़ना यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्ट पर मिलियन बॉन्ड टूटेंगे, करंट कैरियर आएंगे, सबको सेमीकंडक्टर आएगा। तो टाउ को तो बाद में प्रेफरेंस देंगे, पहले तो प्रेफरेंस देंगे कि नंबर डेंसिटी आनी जरूरी है। तो यहाँ नंबर डेंसिटी बढ़ने से नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर करंट कैरियर बढ़ जाएंगे
तो करंट तेज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगी, तो रेजिस्टिविटी यहाँ क्या लगती है, घट जाती है। यहाँ पर नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी होगी तभी तो कहीं जाकर उसमें करंट आएगा। नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो करंट आएगा, करंट आएगा, करंट आने का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी घट जाना। तो यहाँ रेजिस्टिविटी घट जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। कंपैरिजन में मेटल कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता था, रेजिस्टिविटी बढ़ती थी। सेमी कंडक्टर्स में ऐसा नहीं है, इसमें प्रेफरेंस नंबर डेंसिटी को दी जाएगी। नंबर डेंसिटी नहीं होगी तो टाउ कहां से आएगा, पहले तो नंबर डेंसिटी आनी जरूरी ना। नंबर डेंसिटी, जब नंबर डेंसिटी आएगी तब तो टाउ आएगा ना, पहले नंबर डेंसिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर डेंसिटी के बढ़ने से टाउ तो घटेगा, ऑब्वियस सी बात है टाउ घटेगा, पर नंबर डेंसिटी के बढ़ने को ज्यादा प्रेफरेंस देने के कारण रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ रही है बात, को बताओ के साथ। नोट्स शेयर कर दूंगा मैं आज, आप लोगों को मिल जाएंगे नोट्स इसके, लिखे लिखाए नोट्स आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, हमने एन टाइप और पी टाइप कल पढ़ दिए थे, डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पी टाइप और एन टाइप की बात हो रही है। हम क्या करते हैं, पी टाइप का सैंपल ले लेते हैं, उसको हीटअप कर लेंगे मेल्ट होने तक। उसकी मेल्ट हो गई, मान लो पी टाइप हम लोगों ने कैसे बनाया था, पी टाइप कैसे बनाया था, सिलिकॉन के अंदर 30th ग्रुप का बोरोन डाला था, मतलब सिलिकॉन के अंदर 5/मिलियन बोरोन के आइटम्स है और पी टाइप जनरेट हो गए थे, पी टाइप था। अगर इसी पी टाइप के अंदर 15th ग्रुप का फॉस्फोरस भी डाल दिया जाए, तो पी टाइप ऑलरेडी था ही एक लेयर, 15th ग्रुप आने का एन टाइप क्या देगी, और इस तरह से हमारे पास पीएन जंक्शन बन जाएगा जिस सैंपल के अंदर पीवी और एनबी है। ठीक है, या फिर हमने पी टाइप कैसे बनाया था, सिलिकॉन के अंदर 13th ग्रुप के बोरोन को बम्बार्ड करवाकर, वैसे हम यहाँ पर 15th ग्रुप के एलिमेंट को क्या करवा देंगे, सिलिकॉन के अंदर बम्बार्डमेंट करवा देंगे। ठीक है, उससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब पीएन जंक्शन जनरेट होता है तो क्या क्या बातें होती है, उस बात पे डिस्कशन करते हैं। पीएन जंक्शन में हमें क्या मिलेगा, एक साइड तो हमारे पास होल्स की मेजोरिटी के कारण क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। एक साइड इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी के कारण ये जो डॉट है, छोटा डॉट, वो बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और जो ये होलो डॉट है वो क्या कर रहा है, होल्स को। यहां क्या बन जाएगा, एन टाइप। देखो मैंने कहा मेजोरिटी, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होते हैं, पर मेजोरिटी किनकी रहेगी, होल्स की। तो ये क्या बीच में, ये क्या है, इन दोनों की पोलैरिटी डिफरेंस के कारण बीच में क्या बन जाएगा, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन लेयर, डी लेयर बोल दो। क्या बन जाएगी,
डिप्लीशन रेट, डिप्लीशन रेट कैसे? मान लीजिए यहां कुछ रेड ड्रेस वाले बहुत सारे लोग हैं और यहाँ व्हाइट ड्रेस वाले, ठीक है। पोलैरिटी डिफरेंस के कारण एक दूसरे के तरफ ये दौड़ेंगे, दौड़ेंगे तो यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और होल्स यहाँ आएंगे, कुछ तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने के कारण वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। और फिर वो बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देंगे, पोटेंशियल बैरियर, जो कि और फर्दर होल्स को या और फर्दर इलेक्ट्रॉन को पी टाइप से होल्स को एन टाइप में जाने से रोकेंगे और इलेक्ट्रॉन को एन टाइप से पी टाइप में जाने से रोकेंगे। एक पोटेंशियल बैरियर यहां क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पीएन जैसे पता लगा कि एक तरफ पी होगा एक तरफ एन होगा। पोटेंशियल बैरियर समझ में आया कि जब पोलैरिटी डिफरेंस के कारण एक दूसरे की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक दूसरे में फ्यूजन हो जाएगा और एक पोटेंशियल बैरियर बीच में क्रिएट हो जाएगा कि अब और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ नहीं भाग सकते, ठीक है। तो अब हमें अगर इनसे काम लेना तो हमें इनकी बाइसिंग करवानी पड़ेगी, बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग भी हमारे पास दो तरह की होगी, एक होगी फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, अब हम और होल्स को उस तरफ भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें इन होल्स को यहां से धकेलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पी टाइप को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे जो कि इसको रिपेल करेगा, और एन टाइप को नेगेटिव साइड से। फायदा क्या होगा, ये को होल्स को आगे और धकेलेगा, पोटेंशियल बैरियर कम कर देगा, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर कम होगा तो ये बैरियर ही डायोड के अंदर रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। बैरियर है, रेजिस्टेंस होता है, बैरियर होता है। उस बैरियर को ये क्या करेगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ को कम कर देगा और होल्स उस तरफ जा सकेंगे, कंडक्टिविटी आएगी। उन होल्स के रिगार्डिंग हमें यहाँ से नेगेटिव एंड से क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और एक पॉजिटिव एंड हमको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, होल्स प्रोवाइड कर रहा होगा। और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड बाइस। इसका बड़ा यूज होगा, इस फॉरवर्ड बाइस का बड़ा यूज होगा। हम लोग जब डिवाइस क्रिएट करेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि फॉरवर्ड बाइस का क्या काम था। हम इनसे रेक्टिफायर बनाएंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, पी टाइप को पॉजिटिव एंड से जोड़ दो, एन टाइप को नेगेटिव एंड से जोड़ दो। किसी का कोई क्वेश्चन तो बोल दो कि सर जी हमें यहाँ ये इस बात का क्वेश्चन है, ये बात बता दो। इसका इलेक्ट्रिकली सिंबल कैसा होता है, ऐसा ट्रायंगुलर शेप, उसके आगे एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही होगी पी को और ये एन को। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बाइसिंग बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, एन वाले को नेगेटिव से और पी वाले को पॉजिटिव से, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग कैसे करेंगे, रिवर्स बाइसिंग उल्टा कर दो, पी साइड को एन से जोड़ दो, एन साइड और एन साइड को पॉजिटिव जोड़ दो। तो क्या होगा, ये और जाने नहीं देगा, डिप्लेशन लेयर को बढ़ा देगा, डिप्लेशन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घट जाएगी और ये कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहे होंगे। तो जहां हमें कंडक्टिविटी चाहिए होगी हम वहां फॉरवर्ड बाइसिंग कर देंगे। रेक्टिफायर में हम लोग ऐसे करेंगे कि जहां हमें एसी करंट को भेजना है वहां तो फॉरवर्ड बाइसिंग का यूज करके एसी करंट को भेज देंगे। फिर उस एसी का जो नेगेटिव साइकिल होगा उसको रोकना है हमें। एसी ऐसी होती है, हम फॉरवर्ड की पॉजिटिव एंड की तरफ पॉजिटिव साइकिल की टाइम फॉरवर्ड बाइसिंग कर देंगे और नेगेटिव की टाइम रिवर्स बाइसिंग कर देंगे, करंट नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए फॉरवर्ड बाइसिंग तो बनाएंगे ऐसा कि हर पॉजिटिव के लिए तो फॉरवर्ड बाइसिंग रहेगा और रिवर्स बाइसिंग की तरफ ये नेगेटिव वाला साइकिल खत्म हो जाएगा।
तो अल्टरनेट में क्या होता है, एसी होता है, क्या है एसी, अल्टरनेट करंट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव खत्म नहीं कर दिया हमने, तो मतलब हम अल्टरनेट को खत्म कर दिया, मतलब कि हम एसी को खत्म करके डीसी की तरफ जाएंगे वहां, फिर हम इन फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग का वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आएगी, एक बार फटाफट बताओ स्पीड के साथ। फिर इससे जो डिवाइस बनेगी वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे, यहां तक आप लोग कर लेना। आज के लिए इतना ही रहेगा आप लोग के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड कमेंट ले लेते हैं, समझ में आ गया बेटा? ठीक है बेटा, यस ओके बेटा, थैंक यू।